दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जापान नहीं जानते, कोई भी इंजीनियरिंग, कोई भी मैकेनिज्म वो जापान ही जानता है। लेकिन मैं बड़े ही जन रूप में कह देती थी, जापानी जो है वो तो उनकी जो है एक बात है, उनकी तो बुद्धि है ही नहीं है, उसे एक ही मार्ग पर चलना सीखी है और मैकेनिकल लाइफ। लेकिन अगर सत्य माना जाए वो जीवन भी व्यतीत करते हैं और मशीन की तरह कार्य भी करते हैं। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि जीवन भी जीते हैं लेकिन मशीन की तरह काम करते हैं। उनका रहन सहन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो अच्छे वक्ता भी होते हैं, अच्छे कर्ता भी, अच्छे वक्ता भी होते हैं, अच्छे कर्ता भी होते हैं। जो उन्होंने वचन कर दिया वो उसको पूरा करते हैं। तो आप ही बताएं कि आपने जैसा बताया कि नंबर तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सत्यभूषण वर्मा जी की डायरी में, पर्सनल डायरी में लिखा है कि जब वो मात्सुयामा में पुरस्कार लेने के लिए गए थे हाइकू का, तो उन्होंने लिखा था कि 25वीं यात्रा है मेरी। उस वक्त ये 25वीं यात्रा थी और उसके बाद तो 3 साल में शायद और हुई होगी। देखिए, मैं उनको बड़े जिज्ञासु रूप में कहा करती थी कि आप तो भारत मुक्त है लेकिन आप जापानी। उनका विशेष जीवन मात्र पूरा जीवन जापान में ही व्यतीत हुआ। वही उन्होंने अध्ययन किया, पहले शांति निकेतन में अध्ययन किया जापान का, उसके पश्चात वहाँ चले। उनका रहन सहन, हर व्यवहार वो जापानी अधिक था, भारतीय कम था। लेकिन 71 से 74 तक उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। और उस वक्त आप शायद 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए आए, 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए। वो आई थी आप 72 में, ऐसा कुछ था। 72 में आए थे और उसके बाद आप आ जाइए। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने सालों के बाद जोधपुर चला रही हैं। आप मेरा धन्यवाद न कीजिए, केवल मुझे आभारी आपका होना चाहिए जो मुझे यहाँ लाए हैं। प्रेरणा आपकी आपका है। तो सत्यभूषण वर्मा जी के जो आप जापान में आप सबसे लंबे टाइम तक कब रहे? मैं 1 वर्ष के लिए। अच्छा, एक बार आप पहले जापान तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन 1 वर्ष निरंतर रही। लेकिन वहाँ से मैं बहुत प्रभावित थी। अच्छा, क्यों? वहाँ की जलवायु, अच्छा, वहाँ की संस्कृति, वो मुझे भाई अधिक। वो उनकी जीवन जो बहुत मैकेनिकल और आर्टिफिशियल, लेकिन जब भारत में आई तो देखा यहाँ अपनत्व है, बंधुत्व है, प्यार है। हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, हमारे एक दूसरे से संबंध होता है। लेकिन वहाँ जीवन में कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। अच्छा, कोई एक दूसरे से वहाँ भी है, कमी हर जगह होती है। लेकिन उनके प्रति जो महानता उनकी ये है तो देश प्रेम, अपने देश के लिए वो अपने जीवन की बलिदान कर सकते। जी। आप जो छात्राएं हैं वो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप और बहुत ही अनुशासित जीवन होता है। और जो क्लीननेस है, मैं एक दिन बाजार जा रही ना, मैं क्योतो से टोक्यो आ रही थी, तो देखा स्टेशन पे गाड़ी ठहरती है योकोहामा में। वहाँ ठहरी तो एक व्यक्ति निकला, स्टेशन मास्टर का, सफेद वर्दी पहनी हुई थी। तो प्लेटफॉर्म पर एक पेपर पड़ा था, वो पेपर उठाकर उसको उसमें डाल रहा था, वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल रहा था, डस्टबिन में डाल रहा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने ये व्यक्ति इतनी बड़ी कोट पहनी, क्या यहाँ का कर्मचारी है? इनसे पता लगा कि नहीं, वो कर्मचारी नहीं, वो स्टेशन मास्टर है। अरे वाह, कहने का भी प्राइवेट, वहाँ पर कार्य होती है, लेकिन किसी की कुर्सी की कोई प्रशंसा नहीं होती, मतलब ये देश प्रेम की एक विशेष प्रेरणा है।
जो देश से प्रेम करता है वो हर चीज को प्रेम करता है। वहाँ अभिव्यक्ति जो नहीं है वो शब्दों में नहीं है, करनी में है। ओके, आप ऐसे एक बात बताएं कि तो पहली बार पता चला आप 95 ईयर्स की है यहाँ पे। मैंने तो सब लोगों को बोल दिया था कि 85 ईयर्स की है, आप क्योंकि काम करके मेरी एज नहीं वो आप नहीं आपकी आप मेरी प्रशंसा कीजिएगा कि 95 में होकर भी मैं 85 की दिखती हूँ। मैंने जब आपका रिकॉर्ड मंगवाया उनसे, आपके सुपुत्र जी से, उन्होंने 1938 लिखा। अब 38 से अगर आप काउंट करें तो देखिए हमारे भारत में बहुत सी कमियां हैं। अच्छा, वो कमियां क्या है कि अपनी शिक्षा के लिए या अपनी नौकरी के लिए अच्छा अच्छा वो समझ गया। 38 बना वो देते हैं। 38 जो है ऑफिशियल डेट है मतलब। 38 ऑफिशियल डेट है। 33 को 8 करना बड़ा आसान होता है। तो मतलब आप सत्य तो ये है। 95 की वैसे लगती नहीं है, लेकिन अब आप कह रही हैं तो होगा ही। नहीं, आप स्वीकार कीजिएगा और स्वीकार करने में उसमें कि आपको कुछ खो नहीं नहीं देंगे, हम नहीं आप ऐसे खो स्वीकार नहीं करते। देंगे, लेकिन मैं जिस प्रभु तरह से से चलती प्रार्थना हैं। करती हूँ हर व्यक्ति मेरे एज में पहुंचे वाह। और वो इसी प्रकार अरे से वाह, अरे वाह। और उसमें बड़ी प्रेरणा हो जो मैं देना चाहती हूँ। हर व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है। हाँ, कोई एक जो है एक वैसे- बात नहीं होती है। आपका मन और मस्तिष्क यदि अच्छा है, तंदुरुस्त है, उसमें स्ट्रेंथ है और विल पावर है, इंसान विल पावर से जीवित है। अरे वाह, इंसान अपने विल पावर से, अपने विल पावर ये से। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे सन्यासी साधु वो 100-110 बचे क्योंकि उनके सामने लक्ष्य होता था। हाँ। हमारा जीवन जो है वो लक्ष्यहीन है। हाँ। जिसका जीवन लक्ष्यहीन होगा वो हमेशा बूढ़ा हो जाएगा। अरे वाह, अरे वाह। वैसे 95 ईयर्स के हो के भी आप बिंदास हैं, मतलब बिंदास हूँ। बिंदा आपके ड्रेस से, आप अगर किसी ऐसा का है, आपने अगर मेरी कमी समझनी हो, जो मेरी एक कमी है जो बचपन से ही है, उनकी सुंदरता से तो बहुत प्यार है। अरे वाह, अरे वाह। जो व्यक्ति सुंदर है, जो व्यक्ति अपने आप को सुंदर नहीं बना सकता है, हाँ। जो मधुर भाषण नहीं बोल सकता है, जो मानवता को नहीं समझ सकता है, जो प्यार करना नहीं सीखा है, जो बलिदान करना नहीं सीखा है, जो दूसरे के लिए जीवित नहीं रहता, वो मानव नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब आप ये सारे गुणों के अनुसार के आधार पर आप सुंदरता में भी विश्वास करती हैं। मैं सुंदरता के गुणों के विश्वास करती। शारीरिक सुंदरता तो आनी जानी होती है। शारीरिक सुंदरता तो बहुत ही उसको मेंटेन करो तो चलती है, लेकिन अगर उसमें ये भाव आ जाए कि मैं सुंदर हूँ, जिस वक्त समय आप में ये विश्वास हो गया, अरे मैं तो सुंदर हूँ, आपकी सुंदरता भी समाप्त हो जाएगी। उसकी अच्छा, जिस वक्त ये ख्याल आ गया कि मैं सुंदर हूँ, उस वक्त सुंदरता खत्म हो गई। सुंदरता गुणों में होती है, इनोसेंस में होती है और अपने आप को इनोसेंस होती है। और सबसे बड़ी सुंदरता होती है आपके व्यवहार में। आप गरीबों से प्यार करें, नौकर को नौकर न समझे, उसको मानव समझे। मानव समझे, मानव समझे। मैं शिक्षित रही हूँ, 39 वर्ष मैंने जीवन में शिक्षा शायद सलमान पब्लिक स्कूल में, क्योंकि भारत का एक अच्छा स्कूल माना जाता है, दिल्ली का एक बड़ा स्कूल माना जाता है। मैंने 39 वर्ष वहाँ पर शिक्षित रही हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। 39 ईयर्स तक आपने इंग्लिश 39 इंग्लिश पढ़ाई। और मैं एक डॉक्टर की लड़की हूँ, जो मेरे पिताजी पहले मेजर डॉक्टर थे आर्मी में, फिर वो सिविल में आ गया, वो सिविल सर्जन बन गए। अच्छा अच्छा। मेरे 4 भाई थे, एक पार्लियामेंट में था, एक रेडियो स्टेशन में थे, एक वकील थे और एक जो चौथे भाई थे वो उसमें रेडियो स्टेशन, चौथे भाई क्या करते थे। लेकिन रेडियो स्टेशन से थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट भी आया, क्योंकि रेडियो में था। तो रेडियो स्टेशन में क्या थे वो डायरेक्टर थे। दिल्ली में? दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे
और मेरी जो बहन थी, हम 4 बहन, 4 बहनें 4 भाई, अपना अपना मार्ग था। मेरी एक बहन बड़ी जो डबल में BT LLB थी, उन्हीं के संपर्क में आके मेरा भूषण जी के साथ संसर्ग और संपर्क हुआ। हाँ, ये थोड़ा सा आपकी जैसे शादी कब हुई, लेकिन शादी से पहले क्या आप जानते थे? जी हाँ, वो अक्सर आया करते। एक दिन हमारे घर में आए, जब प्रथम बार उन्हें देखा तो अच्छा। अब मेरी बहन को एक पुस्तक दे दी थी उन्होंने। ये दोनों जो थे बड़े अच्छे वक्ता थे। अच्छा। कैंप कॉलेज के, कैंप कॉलेज का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी। हाँ। मेरी दीदी जो है वो डबल MA BT कर दी, डबल MAT और डबल MA का। ये हाँ, ये बताएं आप, ये बताएं। शिमला में मैं 5 वर्ष रही। शिमला के जो 24 रास्ते हैं, कोटगढ़, कोटखाई, नालागढ़ इत्यादि सारे, तो वहाँ मेरे पिताजी सिविल सर्जन थे, तो उनको हर रास्ते में जाना होता था, क्योंकि शिमले की 24 रास्ते हैं। कोटगढ़, कोटखाई अनेक थे जो इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो प्राय पिताजी वहाँ पे जाया करते थे। मैं एक डॉक्टर की लड़की। लेकिन आप बता रही थी सत्यभूषण वर्मा जी के बारे में, वो बताइए ना हमको। सत्यभूषण वर्मा जी प्रथम बार मेरे घर में आए जी। और पुस्तक लेके आए। पुस्तक, दरवाजा खटखटाया। हाँ। और मैंने दरवाजा खोला, क्योंकि नौकर व्यस्त था। अच्छा। तो मैंने उन दिनों आपके घर में नौकर भी था? मैं एक डॉक्टर की लड़की। अच्छा, सॉरी। मैं तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर क्या तो हुआ? वो नौकर व्यस्त था, मैंने दरवाजा खोला। हाँ। तो उन्होंने एक पुस्तक दी, ये शकुंतला जी को दे दिया जाना। अच्छा। मैं बड़ी चपला थी, वो तो आप आज भी हैं। तो जब वो आए तो शकु दीदी आए, हम शकु दीदी कहते थे। मेरी बड़ी बहन डबल MA BT LLB थी जी। और उसके साथ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। अच्छा। हमारा राजनीतिक, मेरा परिवार जो है वो अधिक इसमें पार्लियामेंट में रहा। अच्छा। मेरे मामा जी वो MP थे, तो भैया जो थे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट। लेकिन आप फिर से घुमा, आप सत्यभूषण वर्मा जी के बारे में बताइए। मैं जरा आप जो फिर से साइड ट्रैक हो गई उस बात को। साइड ट्रैक इसलिए होती हूँ कि मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहती हूँ। पृष्ठभूमि, हाँ। फिर आएंगी आप सत्यभूषण वर्मा जी। बिल्कुल, वो तो जीवन है। ओके। सत्यभूषण जी तो जीवन है, जीवन की आस्था है, विश्वास है और एक पथ प्रदर्शक है। अरे वाह, थैंक यू। तो इसलिए आधुनिक कार्य में आपके बीच में हूँ। यदि वो ना होते तो मैं जाना होती। और मुझे तो मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मुझसे अलग है। आज 20 वर्ष हो गए हैं। उनका देहांत 2005 में हुआ था। वो अकस्मात उनका देहांत हुआ। बहुत वो ओमान से आए थे और उन्हें जाकर सौगंध लेनी थी MP बनने के लिए। अच्छा, वो उस दिन MP बनना चाहते थे? MP बन उनको, हाँ, मतलब उनके पास वो आज्ञा पत्र था। आज्ञा पत्र था। उन्होंने वो बना दी। प्रभु को कुछ और लिखा था, होनी को कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन आपने फिर देखिए वहाँ, फिर आपने उस बात को साइड ट्रैक कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप सत्यभूषण वर्मा जी जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जब उन्होंने कहा किताब, मैंने ये तो इतना शिष्टाचार नहीं था, मुझ में ज्ञान भी नहीं था, बड़ी चपला चंचल वो और लाड में दिखी थी, क्योंकि जुड़वा होने के नाते जरा अधिक ही प्यार मिला माता पिता का, तो बिगड़ी हुई समझ लीजिएगा। तो मैं दीदी आई, मैंने कहा दीदी एक छोटा सा काला सा चंचल सा व्यक्ति आया था, ये आपको पुस्तक दे। तुम क्या कह रही हो, वो तो एक अच्छा बक्सा है। बक्सा तो आप भी है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि वो छोटा हुआ नाटा सा काला सा व्यक्ति आपको हमेशा हरा देता है। आप हार जाती है और कब उसके हाथ में आ जाते हैं, और फिर जब हम घर आती है तो हम अश्रु होते हैं। तो बताइए कौन महान है?
सही बात। आपकी शादी कब हुई थी? 1966 में। परिचय तो 1960 से हुआ था, क्योंकि इन्हें जापान आना था। 1960 से 6 में मेरी शादी हुई थी। 1960 में आपका 6 में आपका परिचय हुआ और 1966 में आपकी शादी हुई। शादी हुई। तो मतलब 6 साल मैं ये कहें कि प्रतीक्षा करती रही। नहीं, ये तो आप गलत कह रही हैं शायद। नहीं, गलत नहीं कह रही, सच अच्छा, कह रही हूँ। अच्छा, ये अच्छा। मत सोचो कि मेरे लिए कोई और व्यक्ति नहीं था, लेकिन मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई 66 में। 66 में जाकर मैरिज हुई, 10 दिसंबर। और आप और प्रश्न कीजिए। आप में से अगर कोई बालिका जो जिनके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो। के लिए मुझे सिर्फ शिक्षा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं लोगों में संवेदनाओं जो मर चुकी है उन्हें फिर से जागृत कर सकूं। क्योंकि शिक्षा हमें सिर्फ पैसा कमाना और इसलिए नहीं होती कि हम बहुत सारी डिग्रीज ले लें, बहुत सारे ऐसा अचीवमेंट करें लाइफ में जिनका कोई मतलब ही नहीं होता आजकल। सही बात तो है कि लोग अभी इंडिया छोड़कर जाते हैं, काफ़ी लोग, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे देश की संस्कृति, देश की भावनाएं कैसे मर रही है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हें मनी से मतलब है, और मेरा तो मनी से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। बिकॉज मेरे पास कभी भी ऐसी चीज़ों की कमी आई नहीं कि मैं कमी देख सकूं। और जिन लोगों के पास मनी नहीं है, मैं तो उन्हें भी कहूँगी कि एक बार ये सोचकर देखो कि मनी नहीं है फिर भी तुम लोग कितने खुश हो। ये कभी कोई कुछ नहीं सोचता, लेकिन शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपनी संवेदनाओं को फिर से जागृत करें। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन इनके शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं है इस चीज़ को लेकर। हम सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं, किताबी ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनका क्या? इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी कवियत्री बनूं, लोगों के अंदर फिर से संवेदनाएं जागृत कर सकूं। और मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मेरे पास शब्द भंडार हो। मैं कवियत्री बनना चाहती हूँ, म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, ताकि लोगों के अंदर फिर से संवेदनाएं जागृत हो। मैं नहीं चाहती कि लोग जी तो रहे हैं पर मर मर के जी रहे हैं। सब लोगों को मैं चाहती हूँ खुशी से जिए, खुश रहे, जो भावना है एक दूसरे से शेयर कर सके, क्योंकि लोग आजकल ऐसा नहीं करते और यही सच है। मैं चाहती हूँ कि लोग शिक्षा इसलिए ग्रहण करें ताकि वो फिर से संवेदनाओं को जागृत कर सके। थैंक यू सो मच। कल शिथिल हो रही है, तो संवेदनाएं जो है शिक्षा में जाना चाहती हैं, ये कवियत्री बनना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि इनका शब्दों का भंडार हो। बहुत बहुत बड़ा। आपके आंसू खुशी के हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये आंसू जो हैं ये खुशी के हैं। तो आप ये जोधपुर में जो आयोजन हो रहा है, ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में बताइए। देखिए, महिला पीजी महाविद्यालय है और लोटस ब्लूम के संयुक्त तत्वाधान में जो अभी कार्यक्रम हुआ हाइकू पे, तो ये किस पे आधारित है? हाइकू एक कविता होती है, जापानीज कविता है ये, और डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने जापानीज से सीधा हिंदी में ट्रांसलेट किया था पहली बार। क्योंकि डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा हिंदी में भी पीएचडी थे और जापानीज लैंग्वेज के भी जानकार थे, और 1971 से 74 तक उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में पढ़ाते थे वो, और दिन में वो हिंदी की क्लास लेते थे, शाम को वो जापानीज की क्लास लेते थे। और वो उस वक्त थे जब डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर अज्ञे हिंदी विभाग में थे। तो और 74 के बाद वो जेएनयू में चले गए, वो जापानीज भाषा के विभागाध्यक्ष बने जब वो जेएनयू में गए। तो डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने जापानीज हाइकू को सीधा हिंदी में ट्रांसलेट किया। पहले क्या होता था कि जापानीज से इंग्लिश में होता था, इंग्लिश से हिंदी में होता था, तो उसमें शब्दों की किसी को नॉलेज नहीं थी कि 5, 7, 5 ही
शब्द हैं जो हाइकू में होने चाहिए। तो सत्यभूषण वर्मा जी ने ही पहली बार बताया कि 5-7-5 के क्रम को हाइकू कहते हैं। तो ये भाषा प्रवृत्ति से जुड़ने का जो योगदान इनका बहुत एक बड़ा योगदान मान सकते जी हैं। जी जी बिल्कुल। तो आज ये जो आयोजन हुआ ये किस उपलक्ष्य में हुआ और आज आपके जो मेहमान बीच में हैं वो कौन आए थे? देखिए 4 दिसंबर को डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा जी का बर्थडे है, मतलब आने वाला है। आने वाला। तो उस उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम रखा था और डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा की श्रीमती जी सुरक्षा वर्मा यहाँ आई हैं। और मैं आपको बताऊं कि पहले 2 बार भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया था और वो किसी वजह से, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई। लेकिन इस बार जो है वो इस बार जो वो आ गई। तो ये भी जाना है कि ये जापान में रह के आए हैं और इस शिक्षा नीति पे उन्होंने संदेश नीति पे काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके बाद जो डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा है वो तो मेरे ख्याल से करीब 30 बार जापान आ चुके हैं।